हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और ये है हमारा डे 15। तो लास्ट टाइम हमने ल्यूकास रिएजेंट तक कर दिया था, आज हम उससे आगे का कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो ये सब ऑलरेडी हम डे 14 में कर चुके हैं, राइट? जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट तक हो चुका था, हमने देखा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल को। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल एंड फ्रॉम एल्कीन, दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो एल्कीन के बाद मैंने आपको ल्यूकास टेस्ट करवाया था, ल्यूकास रिएजेंट करवाया था। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, देखो जो भी मैंने आपको टेस्ट लिखवाए हैं ना, हम आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है ना, इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया। अब जरा हम सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जब एल्कोहल NaBr के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सेकेंड रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ROH रिएक्ट करता है NaBr के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमने देखा कि यहाँ पे बनता है एल्काइल हैलाइड, दैट इज RBr। अब ये बना कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। ठीक, देखो ROH है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO4 क्या करेगा, इसका प्रोटोनेशन कर देगा। ठीक है, फ्रॉम H2SO4 इसको क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा। अब क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के पास, जैसे ही इसको दिखेगा ओ एनवायरमेंट में H पॉजिटिव है, दौड़ के जाएगा उसके पास और H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, H पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फिर इसको ये अपने घर ले आया। अब जैसे ही ये इसको अपने घर लेकर आया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो वाटर होता है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसा समझ लो या फिर ये समझ लो कि देखो बेचारा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल होता है। लेकिन अब ये क्या करे, ये हाइड्रोजन से दोस्ती नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसने अभी अभी हाइड्रोजन से दोस्ती की है। तो ये क्या करेगा, अब इसको ना चाहते हुए भी इस कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा R पॉजिटिव और एनवायरमेंट में क्या निकल गया, यहाँ से वाटर बाहर आ गया। अब देखो R पॉजिटिव तो है एनवायरमेंट में, साथ ही साथ Br नेगेटिव भी घूम रहा है। अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे RBr। क्या बना देंगे, RBr। समझ में आ गया। सो इन सोल्यूशन वी हैव क्या क्या सोल्यूशन में, सोल्यूशन के अंदर हमको क्या क्या मिल जाएगा, सोचो जरा, सोचो। देखो RBr तो यूज हो चुका है, वाटर निकल चुका है, Na बच गया है, Na बच गया है, H2SO4 का SO4 बच गया है। ठीक है, और क्या बच गया, Br तो देखो यहाँ पे हमारा यूज हो गया है ना। सो वी हैव इन सोल्यूशन, देखो हमारे पास Na पॉजिटिव है सोल्यूशन में, Br नेगेटिव है, प्लस Br नेगेटिव है एंड SO4 2 नेगेटिव है, यही तीन चीजें थी। SO4 2 नेगेटिव क्या है, ये सेल्फ स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये अपना क्या करने लग जाता है, रेजोनेंस करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ स्टेबल हो जाता है और ये Br को अलाउ कर देता है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, R पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बट R तो पॉजिटिव है ना, उसके साथ तो इन दोनों में से कोई भी जा सकता था, फिर Br ही क्यों जा रहा है, SO4 2 नेगेटिव क्यों नहीं जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो SO4 2 नेगेटिव बेटा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, सो SO4 2 negative is self stable due to resonance, so it allow bromine to react with R positive। ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, SO4 2 negative is self stable।
SO4 2 negative is self stable, so ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस, so it allow Br negative to react with, it allow Br negative to react with R positive. Now what about Na positive? तो Na positive पता है क्या होता है? एक स्पेक्टेटर आयन है, ठीक है? Na positive क्या है? Na positive जो है एक स्पेक्टेटर आयन है, सिर्फ वो बैठ के देखता है चीजों को, स्पेक्टेटर आयन। समझ में आ गया किस तरीके से रिएक्शन हुआ है? अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ करा दें, ठीक है, किसके साथ करा दें? अगर जो हम अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं HI के साथ, तब क्या हो जाएगा? फिर से सेम ही कहानी यहाँ पे रिपीट होगी कि हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा RI और साथ ही साथ वाटर यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, RI एंड वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म इज अगेन वेरी सिंपल। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, ROH पॉजिटिव, फिर R पॉजिटिव, यहाँ से वाटर निकल चुका है, एनवायरमेंट में I नेगेटिव भी है, आपस में मिलके क्या बना लेंगे? RI बना लेंगे, ठीक। कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा? तो HCl, फिर HBr और फिर ये HI, HBr एंड HCl, HI, HBr एंड HCl। अब ऐसा देखो क्यों है? क्योंकि HI के पास ना ये एक बड़ा स्पीशी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सब्र है ना, ये वेट करता है चीजों का, ये रिएक्शन कंप्लीट होने का वेट करता है। लेकिन जो फ्लोरीन है वो बिना देखे ही पहले उसको जो मिल जाएगा वो उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, वो एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा कौन करेगा, तो HI है, फिर HBr है और फिर उसके बाद HCl है। 3 रिएक्शन हो गई हमारी। अब हमने एक रिएक्शन की थी PCl3 वाली, है ना, उसके बारे में जरा बात करते हैं कि PCl3 की रिएक्शन क्या थी। सो PCl3 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पता है क्या बनता है? रिएक्शन लिख ले। हमने देखा था कि जब 3ROH हम लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? यहाँ पे PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 3RCl, है ना, प्लस H3PO3, यही मिलेगा, H3PO3। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे पता है मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है? यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल सेंटर वाला कार्बन है, यहाँ पे हमने CH3 कर दिया, यहाँ पे हमने OH कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने Cl कर दिया और यहाँ पे मैंने H कर दिया। अब क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ PCl3 और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा? यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या होगा बताओ? देखो इन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एज इट इज रहेगा, H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। इसका क्या हो गया? इनवर्जन। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा इन्वर्जन। तो जो PCl3 है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ठीक। इसी के बाद हम थायोनाइल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। तो थायोनाइल क्लोराइड में पता है क्या होता है? वहां पे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि रिटेंशन हो रहा है इन केस ऑफ PCl3, लेकिन जब हम थायोनाइल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं जिसको हम डार्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SO किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पे? SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और SOCl2 को ही हम थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। And thionyl chloride reaction is also called Darzan reaction. Also called Darzan's reaction.
ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। एंड यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, यहाँ पे फॉलो SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म किस पे बेस्ड होता है, तो SN1 मैकेनिज्म बेस्ड होता है इसके कार्बोकैटायन पे। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन क्या था हमारा, एल्कोहल का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास RCl SO2 गैस प्लस HCl गैस, यही प्रोडक्ट मिल रहा था। और SO2 और HCl क्या है, गैस है, तो ये लिबरेट हो जाएंगे। ठीक, अब रिटेंशन करेगा SN1 जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है बेटा, वो रिटेंशन करता है। रिटेंशन क्या है इसके बारे में जरा समझो। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन क्या है उसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। क्लियर, तो CH3, ठीक है, यहाँ पे हमने OH ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, और यहाँ पे हमने मान लो ड्यूटेरियम ले लिया। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, SOCl2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, किसी की प्रेजेंस में नहीं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ पे फॉलो होगा SN1 रिएक्शन और SN1 मैकेनिज्म। तो जहां से न्यूक्लियोफाइल जाता है, जहां से न्यूक्लियोफाइल जाता है वहीं पे आके, ठीक है, जहां से ये लिविंग ग्रुप निकलता है वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है ना। तो ये CH3 यहीं से निकला, यहीं पे क्लोरीन आ गया, H और D। अच्छा, इस वाले में क्या गड़बड़ हुई थी, कुछ गलत लिख दिया था क्या, हाँ यहाँ पे हमने वो लगाया ही नहीं था। देखो ये H हो जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो ये इन्वर्जन हो गया। होना क्या चाहिए था कि Cl अगर यहीं पे आता तो रिटेंशन हो जाता, जो भी SOCl2 में हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो SN2 में क्या होता है, हमेशा इन्वर्जन बनता है। बट इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों चीजें पॉसिबल है। ओके, क्लियर है। नाउ ये भी हमारा हो गया। एल्कोहल की प्रॉपर रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि बस हमें इतना पता चल जाए कि कौन कौन से रिएक्शन में रिटेंशन होता है, कौन कौन से रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, तो मैम अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा। चलो लिख लो फिर, एल्कोहल, एल्कोहल से ही सारे रिएक्शन किए थे हमने। कौन कौन से रिएक्शन है हमारे पास, सोचो जरा, कौन कौन से रिएक्शन किए थे हमने एल्कोहल के साथ। सबसे पहला, चलो अभी अभी जो हमने लिखा है SOCl2, एक हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, SOCl2। एक होता है पता है पायरिडीन के साथ रिएक्शन कराना, एक होता है बिना पायरिडीन के साथ रिएक्शन कराना, ठीक है। तो एक पायरिडीन के साथ रिएक्शन करा लो, एक बिना पायरिडीन के साथ रिएक्शन करा लो। एक हमारा था HCl ZnCl2 वाला जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PCl3 वाला, ठीक। तो SOCl2 पायरिडीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, इन्वर्जन। पायरिडीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो इन्वर्जन आता है। SOCl2 नॉर्मल इसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, रिटेंशन, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, रिटेंशन बन जाता है। फिर HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगेन ये हमारा रिटेंशन बन जाएगा। एंड जब PCl3 के साथ करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन्वर्जन। तो दो में इन्वर्जन बन रहा है, पायरिडीन एंड यहाँ पे क्या है, PCl3, और रिटेंशन हो रहा है ये SOCl2 एंड ल्यूकास रिएक्शन के साथ। क्लियर कि कहाँ पे हमारा रिटेंशन हो रहा है और कहाँ पे हमारा इन्वर्जन हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में, ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़े थे, हमने एक पढ़ा था फिंकालिस्टीन रिएक्शन और एक हमने पढ़ा था स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या होता है, मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है कि SN1 मैकेनिज्म चल रहा है कि SN2 मैकेनिज्म चल रहा है। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिंकालिस्टीन रिएक्शन के बारे में, ठीक है।
किसके बारे में बात करें हम? फिनकैलिस्टीन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। होता क्या है फिनकैलिस्टीन रिएक्शन? होता क्या है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और मीडियम कैसा होना चाहिए, मतलब एक ड्राई मीडियम होना चाहिए। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। ठीक, जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या फिर हम इसकी जगह ड्राई ईथर भी बोल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, Ri प्लस NaCl, यानी कि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना। सिंपल सी बात, आयोडीन के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये कहलाता है हमारा फिनकैलिस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर हमने RCl की जगह RBr ले लिया, ठीक है, सेम कहानी है, NaI तो हमको लेना ही पड़ेगा, और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, RBr तो पहले से था, Ri प्लस NaBr, Ri प्लस NaBr। क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं? तो फिनकैलिस्टीन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, किसको फॉलो करता है फिनकैलिस्टीन? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जहां पे इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे तो मैम समझ में नहीं आ रहा कि इन्वर्जन हुआ है कि रिटेंशन हुआ है। अगर हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है ना, अगर जो मैम हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाता तो हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाते कि हाँ इसमें वाकई SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है Br, ठीक है, अभी क्या है, ये फ्रंट साइड है, क्लोरीन जो है वो फ्रंट साइड लगा हुआ है, बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, अब जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, है ना। वो किस साइड से अटैक करेगा, वो अटैक करेगा अब बैक साइड से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी कहानी फिनकैलिस्टीन रिएक्शन की। नाउ विल टॉक अबाउट द स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो हेलोजन एक्सचेंज में दूसरा रिएक्शन क्या है हमारे यहाँ पे, दूसरा रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है। देखो RCl का रिएक्शन मैंने करा दिया है फ्लोरीन के साथ, अभी क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, तो RF, ठीक है, क्या बन गया, RF और Cl नेगेटिव बाहर। अब किस किस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा सकते हैं, यानी कि ये जो F है वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सोर्स ऑफ F नेगेटिव, कहाँ कहाँ से हमें ये F नेगेटिव मिल सकता है, सिल्वर फ्लोराइड यानी कि हमें AgF से मिल सकता है, CaF2 भी हम AgF की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी हमें सेम ही प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। Hg2F2 यानी कि मर्क्यूरी के साथ अगर हम फ्लोरीन लेते हैं तो भी हमें सेम प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, एंड SbF3। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ये सारे के सारे सोर्सेज है जहां से हमें फ्लोराइड का मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जहां से हमें फ्लोराइड का मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब क्योंकि देखो फ्लोराइड बनाना है तो उसको हम इस्तेमाल तो नहीं कर सकते एल्काइल हैलाइड के लिए, तो या तो हम Br का इस्तेमाल करेंगे या तो हम Ri का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तो हम Br का इस्तेमाल करेंगे या तो हम Ri का इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे हम RF तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, RF नहीं ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा RF, क्योंकि हमको बनाना है ना, RF हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा RF प्लस I नेगेटिव जो है वो एनवायरमेंट में रह जाएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी अब तक जितनी भी हमने कहानी देखी वो किसके लिए देखी, कि हमको एल्काइल हैलाइड बनाना है ना, बट चैप्टर हमारा क्या है कि हमको एल्काइल हैलाइड भी बनाना है, हमको एराइल हैलाइड भी बनाना है। तो जरा सा हम फोकस कर लेते हैं कि एराइल हैलाइड हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ओके, एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन किस तरीके से होगा, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम एराइल हैलाइड पे चलते हैं, है ना। चलिए लिखिए इसको फटाफट से। सो इतना हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड।
प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, किस तरीके से हम एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन आता है वो क्या होता है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोला, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि उससे बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है। अभी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किस तरीके से बनेगा, इसका प्रिपरेशन होता है बेटा एनिलीन से, यानी कि बेंजीन के साथ जब हम NH2 ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है एनिलीन। अब इस एनिलीन का रिएक्शन हम करा देते हैं NaNO2 प्लस, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ, देखो टेम्परेचर शुड बी फिक्स, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, और इसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे बना पाएंगे क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम आयन, बेंजीन डाइजोनियम आयन, क्या है ये, बेंजीन डाइजोनियम आयन। अब इस बेंजीन डाइजोनियम आयन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये साइनोबेंजीन, ये सारी की सारी रिएक्शन कर सकते हैं, और इसी को हम बहुत फेमस नेम रिएक्शन भी कहते हैं, वो है सेंडमेयर रिएक्शन। देखो क्या बोलते हैं उसको, हम सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे बना दो, ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, यही था, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम आयन, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम आयन, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम आयन। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, अगर जो हम इसका रिएक्शन Cu2 Cl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, और वही इसका रिएक्शन हम Cu2 Br2 के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन। तो दो चीजें मिल रही है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर हम Cn के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिल जाता है साइनोबेंजीन, एंड दिस रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन, ठीक है, दिस इज अ नेम रिएक्शन, क्या है ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या इतनी चीजें क्लियर है, यस, चलिए अब सेंडमेयर रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलो, है ना, चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जनरेट करना पड़ेगा, क्या जनरेट करना पड़ेगा बताओ, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करे। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जो, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, यानी कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो वहां पे फटाफट से इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर लेगा। तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनानी पड़ेगी ना, तब तो जाके इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर पाएगा, राइट। अभी किस तरीके से बनता है, किसकी प्रेजेंस में बनता है, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, सारी जो कहानी, क्योंकि हम एरोमेटिक के लिए पढ़ रहे हैं तो ये उसी के साथ होता। तो यहाँ पे हम क्या करें, X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, ठीक है, AlX3।
अब होता क्या है, जो X2 है वो रिएक्ट कर जाएगा AlX3 के साथ और यहाँ पे हमें एक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा, ये बन जाएगा X पॉजिटिव प्लस, ठीक है, X पॉजिटिव प्लस AlX4 नेगेटिव। अब ये हमने जनरेट क्या कर दिया, ये हमने जनरेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ओके चलिए अब एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ देखें। देखो हमने लिया बेंजीन रिंग, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दिया जो इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने यहाँ पे जनरेट करवाया था। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये जाके देखो कहीं पे भी रिएक्ट कर सकता है। इसने बेंजीन पे जाके कहीं पे भी रिएक्ट किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम जो है उसका वो एज इट इज सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे कहीं पे भी जाके रिएक्शन कर ले। तो इसने क्या सोचा कि एक बॉन्ड तोड़ देते हैं और उसके साथ जाके रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, देखो इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो देखो बॉन्ड टूटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है, एक के ऊपर पूरा पूरा चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर बिल्कुल चार्ज नहीं आता, यही होता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता है। तो बॉन्ड टूटा, देखो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है समझ में आ रहा है, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रोफाइल आए, इसने ये इसके ऊपर लोन पेयर आया, इसने क्या किया, इसको फटाफट से जाके अट्रैक्ट कर लिया। अब क्या बन जाएगा, ये एज इट इज था, यहाँ पे जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं पे जाके रिएक्ट करेगा। यहाँ पे X था और इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है और बेचारे के पास आ गया इलेक्ट्रॉन की कमी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सोचो, देखो दोबारा से बताते, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो ध्यान दो। ये जो बॉन्ड है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्ड बनाया है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यही बनाया था। अब जब ये टूटेगा, ठीक है, तो मान लो इसने पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इस बेचारे कार्बन को कुछ नहीं मिला। जब तक बॉन्ड बना था मतलब दोनों का भला हो रहा था, लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ और जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन को मिल गया। ठीक है, अब देखो पूरा पूरा जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये हमको कैसा दिखेगा, ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा। रेजोनेंस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके पास जाना पसंद करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये बन गया, यहाँ पे X है और इस पे ऑलरेडी कार्बन, ये कार्बन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। ठीक, अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अब देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका पड़ोसी कार्बन ये बोलेगा यार मेरी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों ना मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं और फिर से हम आपस में बॉन्ड बना ले। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन बेचारा छोटा होता है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो ये हाँ कर देता है ना, और इसको भगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको भगा दिया जाता है और अब ये बन जाएगा X। ठीक है, तो इस तरीके से अराइल हलाइड का प्रिपरेशन होता है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से अराइल हलाइड का प्रिपरेशन होता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है, बताओ फटाफट से बोलो, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, क्या ये चीज आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई, आगे ना। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं टोलुइन। अब टोलुइन क्या होता है मैम, तो बेटा टोलुइन होता है बेंजीन के साथ जब CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं टोलुइन, है ना, ये तो हमने पढ़ा है। X2 यानी कि Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, या तो ये ऑर्थो पे जाएगा, अब समझो जरा, या तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या तो ये पैरा डायरेक्टिंग होगा। जो Cl है या तो वो इधर आके अटैक करेगा, है ना, तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गया, या तो ये आके अटैक करेगा, यहाँ पे CH3 है, या तो ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे, जो कि हो गया पैरा डायरेक्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो X है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है, ये बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसीलिए है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसीलिए क्योंकि जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे रेजोनेंस में कहाँ कहाँ मूव हुआ है,
सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे ही मूव हुआ है, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स बताओ, अगर हमारे पास एक्स कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर एक्स जो है, जो भी बेंजीन के साथ अटैच होगा, अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आया? देखो, बेंजीन के साथ कोई भी कंपाउंड एक्स जोड़ दो, ठीक है, बेंजीन के साथ कोई भी कंपाउंड एक्स जोड़ दो, अगर ये जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है, यानी कि इसका नेचर है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। अगर वही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है इसके साथ, ठीक है, इसके साथ अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो हो जाएगा मेटल डायरेक्टिंग, ठीक है, मेटल डायरेक्शन में जाएगा, और वी कैन से मेटल डायरेक्टिंग कर लो, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। समझ में आ गया? क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद किसके बारे में बात की जाए? यस, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। चलिए, ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में, है ना, फ्री रेडिकल। देखो, ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ऑलरेडी ये सारे के सारे टर्म्स हम जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक उसी के 13 लेक्चर्स बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोटो हेलोजिनेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोटो हेलोजिनेशन के बारे में, ओके, ठीक है। फोटो हेलोजिनेशन में क्या है? सबसे पहला देखो, फोटो हेलोजिनेशन में फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और हेलोजिनेशन का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में और हेलोजन्स के साथ हम ये रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। हेलोजन में कौन कौन से हेलोजन आते हैं? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इन सबके साथ हम रिएक्शन करके देख लेंगे कि किस किस के साथ रिएक्शन पॉसिबल है और किस तरीके की रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, इसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। अब जब भी हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर हम क्लोरीनेशन कराते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब है मैम? ये क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है एक स्पेसिफिक रिएक्शन को, जितने भी प्रोडक्ट होंगे पॉसिबल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, ये क्या करेगा? ये सारे के सारे प्रोडक्ट बना देगा। Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है यहाँ पे, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक तो देखो, हमारा 2 डिग्री बन सकता है यहाँ पे, चाहे देखो इधर क्लोरीन लगा दो चाहे इधर क्लोरीन लगा दो, बात क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा? एंड पे क्लोरीन लगा दो तो एक हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, नॉन सेलेक्टिव है। अगर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन सकते थे तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट को ही बना देता है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा क्लोरीनेशन ना होके अगर यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता, अगर यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता तो वो क्या होता है? ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव होता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन कैसा होता है बेटा? सिलेक्टिव होता है, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट हाईली स्टेबल फॉर्म को ही ये प्रोडक्ट करता है, बाकी किसी को प्रोडक्ट नहीं करता, बाकी किसी चीज का प्रोडक्शन ही नहीं करता ये, ठीक है। देखो, ये है हमारे पास, प्लस इसका रिएक्शन हमने Br के साथ करा दिया। अब यहाँ पे हो क्या सकता था? अगर ये मैं क्लोरीनेशन के बारे में बात करती तो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, है ना, ये कार्बन के साथ 3 कार्बन और जुड़े हुए,
ठीक, ब्रोमीन कहाँ पे आके अटैक करेगा? जो हाईली स्टेबल होगा। अब देखो फ्री रेडिकल 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। फ्री रेडिकल, ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इस कार्बन पे जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यही बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल विल फॉर्म। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। अब इसके बाद जरा हम बात कर लेते हैं फ्लोरीनेशन का क्या सीन है, कि फ्लोरीन के साथ हमें किस तरीके का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। फ्लोरीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्लोरीनेशन। देखो फ्लोरीनेशन यानी कि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है फ्लोरीन के साथ। तो जनरली हम इस रिएक्शन को अवॉइड ही करते हैं। फिर हम बात करते हैं आयोडीनेशन, यानी कि आयोडीन के साथ अगर जो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? आयोडीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन यानी कि आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, फिर वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना चालू हो जाता है। सो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कैसा है ये रिएक्शन? रिवर्सिबल। समझ में आया? तो ये एक हो गया फ्री रेडिकल, हमने पढ़ लिया। उसके बाद ना एक दूसरी रिएक्शन है, देखो थोड़ी बहुत आपको एक जैसी लगेगी। जैसे हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया था तो वहां पे हमने देखा था एल्काइल हैलाइड बन रहा है और SO2 गैस वहां से रिलीज हो रहा है, HCl गैस वहां से रिलीज हो रहा है, उसको हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन? जब वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दूं थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्रोडक्ट मुझे वही मिलेगा। देखो प्रोडक्ट मुझे यहां से भी वही मिलेगा, बट ये रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड का नहीं है। इस रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीड्स रिएक्शन। ठीक है, दिस इज रीड्स रिएक्शन। तो रीड्स रिएक्शन और थायोनाइल क्लोराइड में क्या डिफरेंस है? कि वहां पे एल्कोहल से हम ये सारी चीजें बनाते थे, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड से हम ये सारी चीजें बनाते हैं। बाकी पूरी की पूरी रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं आया है, प्रोडक्ट हमको सेम ही मिला। तो एल्कोहल से भी हम ये सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं और एल्काइल हैलाइड से भी हम ये सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी थी सेकेंड रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट के बारे में। ठीक है, पर ऑक्साइड इफेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में सिर्फ पर ऑक्साइड इफेक्ट के नाम से एक क्वेश्चन आए, इसको आप एंटी मार्कोनिक रूल से भी जाने जाते हैं ये। और तीसरा क्या है? खराश इफेक्ट से। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? ये खराश इफेक्ट। ठीक है, तीसरा है हमारा खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक। तो ये इन सबसे जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? हमने मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ा है एल्कीन वाले केस में, यहाँ पे भी एल्कीन वाले केस में हम एंटी मार्कोनिक या फिर खराश लॉ बोल लो या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट बोल लो, ये सारी चीजें होंगी जस्ट ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल। एंड मार्कोनिक ऑफ रूल हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है। ठीक, देखो क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास ये एल्कीन है। अब किसकी प्रेजेंस में होता है? तो ये याद रखना, परऑक्साइड बोला है तो ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। और हमने परऑक्साइड तो ले लिया, परऑक्साइड के साथ साथ हम एल्काइल ये यहाँ पे क्या लेंगे? हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर हम चाहें कि हमको एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करवाना है तो हम HBr के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। अगर गलती से आपने सारा कुछ सही लिखा बट HBr की जगह HCl ले लिया तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा?
वो रिएक्शन हमारा फिर भी मार्कोनिक ऑफ रूल के अंदर ही आएगा, वो एंटी मार्कोनिक नहीं बनेगा। सो एंटी मार्कोनिक करने के लिए बहुत सी चीजें क्या होती है, सिलेक्टिव होती है, जैसे कि परऑक्साइड होना चाहिए उसके अंदर, दूसरा सिर्फ HBr के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। सो ओनली HBr इज यूज्ड, ओनली HBr इज यूज्ड, सिर्फ और सिर्फ HBr का ही हम यूज करेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो इन केस ऑफ peroxide effect, the negative entity attached with the carbon which have the least number of hydrogen, and the hydrogen will attach with the carbon which have the more number of hydrogen। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CHBr CH3। बट इन केस ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल ये चीजें जस्ट उल्टी हो जाती थी, ठीक है, ये चीजें जस्ट उल्टी हो जाती थी। चलो इसी में ही ये हमने इतना देख लिया। अब पता ही क्या होता है कि अगर हम पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं ले रहे, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ROR के साथ HBr के साथ रिएक्शन नहीं कराया, ठीक है, दूसरा रिएक्शन देख लो क्या करा सकते हैं हम यहाँ पे NBS के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। अब NBS क्या है, ऑलरेडी हमने GOC में डिस्कस किया था, एक बार देखना पूरा उसका स्ट्रक्चर। NBS क्या करता है, ये भी HBr यानी कि ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन कराया जाता है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी हम हेलोजेंस कौन सा लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है, रिएक्शन करा रहे हैं हम Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NBS। NBS का फुल फॉर्म है N ब्रोमोसक्सीनीमाइड, क्या हो जाएगा, N ब्रोमोसक्सीनीमाइड, ठीक, N ब्रोमो फिर क्या है सक्सीनीमाइड, N ब्रोमोसक्सीनीमाइड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड पे रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है, इसको डबल बॉन्ड से मतलब नहीं, जहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब बेसिकली ये अल्फा हेलोजिनेशन इसको कहा जाता है, समझो। अल्फा हेलोजिनेशन क्या होगा, क्या होगा अल्फा हेलोजिनेशन, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये जाके उस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जाके उस पर रिएक्ट करेगा, बाकी इन दोनों को ये छोड़ देगा और ये हो जाएगा हमारा अल्फा हेलोजिनेशन। तो याद रखना NBS के साथ यानी कि N ब्रोमोसक्सीनीमाइड के साथ क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेशन होता है, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा। चलो देखो टेम्परेचर पे हम इस बार बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे भी Cl2 के साथ रिएक्शन कराए, यहाँ पे भी Cl2 के साथ रिएक्शन कराए, ठीक है, टेम्परेचर देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, टेम्परेचर हमारे कितना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर से कैसे बदलता है ये भी देखो। और यहाँ पे क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। तो जैसे ही अगर हम ER की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3 CH Cl CH2 Cl, ठीक, ये बिल्कुल एंटी में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, एंटी में हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम Cl2 और 500 की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा हमको, अल्फा हेलोजिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगेन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, कि टेम्परेचर कैसे बदलता है तो रिएक्शन किस तरीके से बदल जाती है। अब देखो क्या अल्फा हेलोजन को डबल बॉन्ड से मतलब है, बिल्कुल मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से उसको मतलब है, ठीक है, डबल बॉन्ड के ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से उसको मतलब है, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। तो ये सारी कहानी हो गई, सारी चीजें खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे SN1 SN2, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से के बारे में पढ़ेंगे हम, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर के बारे में। होता क्या है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक।
अब ये जो X है, जैसे ही ये X निकलेगा इसकी जगह कौन आके अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल सामने से आके अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। जैसे ही ये लीविंग ग्रुप जाता है न्यूक्लियोफाइल उस पे आके अटैक कर देता है, उसका काम है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। अब वो आगे से भी अटैक कर सकता है, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है और वो पीछे से भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक ये लीविंग ग्रुप इसके पास है। जैसे ही वो निकला, ठीक है, जैसे ही ये निकला इसने क्या कर दिया, कार्बन के साथ आके ये अटैच हो गया। अब इसी में हम दो चीजें पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2। देखो कभी भी ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले ना हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो चैप्टर के बीच में एक्सप्लेन करना इज टफ, है ना। तो हम थोड़ी बहुत चीजें तो बता देते हैं, बट बिल्कुल ऐसे डीप में जाके आपको समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको SN1 SN2 पढ़ा रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया था वहां पे भी मैंने SN1 और SN2 टर्म्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उसके लिए मेक श्योर कि आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो GOC है, वो उसका बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक, चलो अब हम SN1 और SN2 को कैटेगराइज कर देते हैं, देखते हैं कि SN1 में क्या होता है एंड SN2 में क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि SN1 में क्या होता है एंड SN2 में क्या होता है। बताओ, SN1 में हमने क्या देखा था, SN1 जो है जहां से न्यूक्लियोफाइल, जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा वहीं से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देगा, मतलब SN1 में तो रिटेंशन होता है। ठीक है, SN1 में क्या होता है, रिटेंशन होता है। लेकिन SN2 में क्या होता है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है, जहां पे लिविंग ग्रुप होता है, जहां से वो निकलता है उसके बैक साइड में जाके वो आके अटैक करेगा, तो ये बन जाता है हमारा इन्वर्जन। ठीक है, ये है हमारा इन्वर्जन। SN1 जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। SN1 जो है हमारा ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 जो है ये हमारा 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, SN2 जो है हमारा कितना स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। अब रिएक्शन देखो, मान लो हमारे पास RCl है। ठीक, ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लोएस्ट स्टेप होता है। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। अब याद रखना, जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी जल्दी, उतनी फास्ट ये रिएक्शन होगा। एंड स्टेबल कार्बोकटायन का क्या मतलब है कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे वो कैसा लेंगे, 3 डिग्री लेंगे। बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पे कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, RH है न्यूक्लियोफाइल। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से धीरे 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 X निकल रहा है, इतने में पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक कर दिया। ठीक है, इतने में पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए बीच में ट्रांजिशनल स्टेट बन जाती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, हाईली अनस्टेबल हो जाती है। फिर बाद में तो लिविंग ग्रुप को निकल ही जाना है और ये बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, उसके बैक साइड पे न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक किया। समझ में आया? तो ये है SN1 एंड SN2। ओके, चलो इसके बाद और जहां से जो क्वेश्चन आते हैं, एक NaCN और एक KCN के बारे में बात की जाती है कि जो NaCN होता है ना, ठीक है, जो NaCN होता है वो साइनाइड बनाता है, जबकि जो KCN होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, KCN नहीं, AgCN, है ना। जो AgCN होता है वो आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि है तो दोनों में देखो साइनाइड साइनाइड ही आ रहा है, CN वाला ही आके अटैक करेगा, तो एक आइसोसाइनाइड क्यों बना रहा है और एक साइनाइड क्यों बना रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो
एक हम NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे और एक हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एक हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaCN या फिर KCN, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaCN या फिर KCN, क्या होता है, ये क्या बनाता है, RCN, और RCN को हम क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे। वहीं अगर मैंने यहाँ पे RCN ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ AgCN, तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा हमारा RNC, और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन है व्हाई, इतना भेदभाव क्यों है इनके बीच में, क्यों, इनके नेचर की वजह से, ठीक है, क्यों हो रहा है इनके बीच में इतना भेदभाव, इनके नेचर की वजह से इनके बीच में इतना भेदभाव हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जो यहाँ पे NaCN है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो NaCN है उसका नेचर कैसा है, ये कैसे नेचर का है, ये आयोनिक नेचर का है। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है आयोनिक। ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na+Cn नेगेटिव। लेकिन तो इस Na+Cn नेगेटिव जिससे वो साइनाइड जो स्ट्रक्चर है बहुत स्टेबल बना पाता है, ठीक। लेकिन जो AgCN होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है, तो कोवलेंट नेचर की वजह से वो क्या करता है, जो R है, ठीक है, वो N के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, ठीक। AgCN जो है इसका नेचर कैसा है, कोवलेंट नेचर है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, कोवलेंट नेचर है। तो ये क्या करता है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा, ठीक है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N ये बनाएगा क्या, बताओ, सोचो, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बनाएगा AgN ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्या बना देगा ये, AgN ट्रिपल बॉन्ड C बना देगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? देखो यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, RC ट्रिपल बॉन्ड, ये ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू RNC से। लेकिन क्योंकि इनका नेचर कैसा है, कोवलेंट नेचर है, तो यहाँ पे इसकी बजाय ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, उसके बजाय क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हमारे पास कंपाउंड बनेगा इन केस ऑफ AgCN। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं कि कैसे AgCN और ये जो हमारा KCN है वो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अब ऐसे ही और रिएक्शन देखेंगे कि हम अगर NaNO2 के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, है ना। AgCN हो गया हमारा, KCN हो गया, यानी कि NaCN, ठीक। फिर थर्ड है हमारा NaNO2, ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, NaNO2। व्हेन RCl रिएक्ट विद NaNO2, जब RCl NaNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, R, ये O से कनेक्ट होगा, RONO, ठीक है, RONO। लेकिन यही अगर AgNO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तब हमारा बन जाएगा RCl प्लस AgNO2, ठीक है। तभी किसके साथ कनेक्ट होगा, डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, RNO2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, कब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, अगर कार्बन है तो कब कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, और कब नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक। फिफ्थ है, अगर हमने यहाँ पे मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट Ag2O ले लिया, मॉइस्ट Ag2O, तो क्या बनेगा, मॉइस्ट Ag2O की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा एल्कोहल। क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो RCl प्लस Ag2O गिव्स एल्कोहल, ठीक है। अब फर्दर ही किसके साथ रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट भी तो है यहाँ पे,
मॉइस्ट भी तो है, Ag2O प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा हमारा AgOH। ठीक, अगर हम ड्राई Ag2O के बारे में बात कर लें, अभी हमने मॉइस्ट के बारे में बात की थी, ड्राई Ag2O में क्या बनेगा? क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये फिफ्थ था। सिक्स्थ, ड्राई Ag2O। तो ड्राई Ag2O की प्रेजेंस में पता ही क्या होता है? RCl प्लस Ag2O। ड्राई Ag2O है तो ये बना देगा हमारा ROR, जिसको हम कहते हैं ईथर। क्या बना देगा ये? ROR, जिसको हम कहते हैं ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सेवेंथ, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी ईथर बन रहा है। इन केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन वहां पे भी ईथर बनता है, एंड दैट इज नेम रिएक्शन। कौन नेम रिएक्शन है यहाँ पे? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नेम रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? RONA। ठीक है, RONA इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड विल गिव, देखो ROR बन जाएगा और NaCl यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक, ROR बन गया और NaCl यहाँ से बाहर आ गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ईथर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ईथर। लेकिन ये चीज तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, किस केस में पॉसिबल होता है ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, किसके साथ रिएक्शन करा दे? टोटल आई थिंक 7 रिएक्शन हो चुकी है। अब जरा हम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते। ठीक, हमने ले लिया RH इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस करके ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको रिड्यूस करके क्या कर देगा? ये हाइड्रोकार्बन में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्या इतनी चीजें क्लियर? यस, देख लो इसको फटाफट से। इसके बाद 9th रिएक्शन जो है हमारी, वो है रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि रिएक्शन विद NH3। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम NH3 के साथ कराएंगे, यानी कि RCl प्लस NH3, तब यहां से क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा? वहां से Cl निकल जाएगा और डायरेक्टली NH। नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर क्लियर है इतना? यहाँ से क्या बना सकता है? RNH2, यानी कि ये है हमारा 1 डिग्री अमाइन। RNH2 1 डिग्री अमाइन प्लस RCl एल्काइल हैलाइड। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो यहाँ से हमने 1 डिग्री अमाइन बनाया। अगर हम चाहे तो देखो यहाँ से इसको फर्दर रिएक्शन करा के 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्वाटनरी अमाइन, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, फर्दर, अच्छा ये नहीं आएगा ना, RCl नहीं आएगा, कैसे RCl लिख दिया? फर्दर रिएक्शन करा दो RCl के साथ, तो क्या बन जाएगा? अभी हमारा 1 डिग्री है, अभी 2 डिग्री बन जाएगा। फिर RCl के साथ रिएक्शन करा दो तो हमारा 3 डिग्री बन जाएगा, और फिर RCl के साथ रिएक्शन करा दो तो कितना बन जाएगा हमारा? क्वाटनरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? क्वाटनरी। बट उस केस में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर से लोन पेयर हटके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया हमारा क्वाटनरी सॉल्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? क्वाटनरी सॉल्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? किस तरीके से हमने अमाइन का रिएक्शन कराया है एल्काइल हैलाइड के साथ? ठीक, जिससे हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन एंड
3 डिग्री अमाइन देखने के लिए मिला है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन देखने के लिए मिला है। ओके चलो, क्या इतनी चीजें क्लियर है ना? अब हम बात करेंगे इसके बाद किस चीज की, एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, और अब देखो कुछ बचा तो है नहीं, बाकी सब चीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया हमने। अब जरा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? नाम से क्या पता चल रहा है? सोचो, एलिमिनेशन रिएक्शन में नाम से क्या पता चल रहा है? कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसके बारे में? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में। सोचो, नाम से क्या पता चला, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन भी हटा रहे हैं और यहाँ से हेलोजन भी हटा रहे हैं, इनका एलिमिनेशन कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन भी हटा रहे हैं और हेलोजन भी हटा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन अटैच, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच है? क्लोरीन अटैच। ठीक, तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, ठीक है, वो कार्बन कैसा कार्बन कहलाएगा? वो कार्बन तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, है ना? ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा बीटा कार्बन है। ठीक है, और इसके बगल वाला भी बीटा कार्बन ही कहलाएगा, ये भी हमारा बीटा कार्बन ही है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? बीटा कार्बन कहलाएंगे। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है? तो ये हो रहा है एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में। ठीक है, या तो हम एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में इसको हीट कर दे, पहली चीज। दूसरी क्या है, और हम इसमें क्या ले सकते हैं, या तो CH3ONA ले लो। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर NaNH2 की प्रेजेंस में, NaNH2 की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर देंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, अल्फा से यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। अब बीटा कौन सा है? देखो, ये भी बीटा कार्बन है हमारा और ये भी बीटा कार्बन है हमारा। इस बीटा कार्बन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सोचो, यहाँ पे क्लोरीन है, H H, यहाँ पे C H H और H। ठीक है, सबके पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सबके पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ वाला भी हाइड्रोजन जा सकता है बीटा से और यहाँ वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है बीटा से। दोनों चीजें ये पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा? क्या हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा? यस, हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे? सोचो, अगर यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मेरा ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो यहाँ से मैं क्लोरीन निकाल दूं और यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल दूं, तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास? यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? सोचो, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? क्या बताया था? अगर हम सेट्जफ के बारे में बात करते हैं तो सेट्जफ कहता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्या कहता है वो? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है ना? तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? सोचो, देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसको संभालने के लिए इधर वाला भी कार्बन है और इधर वाला भी कार्बन है, तो इसको तो वो अच्छे से संभाल लेगा। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड हमने इधर बना दिया, ये बिल्कुल कहाँ पे है? कॉर्नर पे। इसको संभालने के लिए एक ही साइड से लोग है, बाकी इधर से इसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। नाम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4, ये है ब्यूट-2-ईन और ये है हमारा ब्यूट-ईन। ब्यूट-ईन लिख दो या फिर ब्यूट-1-ईन लिख दो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने ब्यूट-ईन लिख दिया या फिर आपने ब्यूट-1-ईन लिख दिया। ठीक है, या तो आप ब्यूट-ईन लिख दो या तो आप ब्यूट-1-ईन लिख दो और यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा ब्यूट-2-ईन।
तो इस तरीके से हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं। सारी चीजें इसके नाम में ही है, सारी चीजें क्या है इसके नाम में। डी मतलब हटा दो, ठीक है, डी मतलब क्या है, हटा दो। और यहाँ पे क्या है, क्या क्या हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो और हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन्स हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से, और यहाँ से क्या हटा दो, हेलोजन हटा दो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो आई होप कि अब आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यस, ओके, इतना तो क्लियर है। अब देखो, पता है रिएजेंट से बहुत फर्क पड़ता है। हमने यहाँ पे रिएजेंट क्या लिया था, एल्कोहलिक KOH CH3ONA एंड NaNH2। तो यहाँ पे हमने सेट्जेफ रूल लगाया, बट अगर इसी की जगह हम हॉफमैन एल्कीन ले लेंगे, सोचो इसी की जगह अगर हमने हॉफमैन एल्कीन ले लिया तो मेजर प्रोडक्ट पता है कौन सा बन जाएगा, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ये है हमारे पास, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम, हॉफमैन एल्कीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ONA। हॉफमैन एल्कीन, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, इसी में ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं जेम डाइहेलाइड के बारे में। नेक्स्ट है हमारा जेम डाइहेलाइड, या फिर इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। अब होता क्या है जेमिनल डाइहेलाइड, जब सेम कार्बन पे हेलोजन्स ग्रुप अटैच होते हैं दो, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। इस तरीके से CH3C, इसी पे क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे दोनों साइड से क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे मान लो हमने क्या अटैच करा दिया, कोई एक फिनाइल ग्रुप अटैच करा दिया। ठीक, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, हम इसको करेंगे हीट। तो अल्फा और बीटा से क्या हो जाएगा बताओ, ये अल्फा है, ये बीटा है ना, एक अल्फा है एक बीटा है, यहाँ से अल्फा से क्या निकल जाएगा, हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड C Cl और PH। ठीक, फर्दर अगर हम इसका रिएक्शन कराना चाहे तो देखो दोबारा से यहाँ से क्लोरीन निकाल सकते हैं, बट सेम यहाँ पे रिएजेंट होना चाहिए, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C PH। ठीक, ये हमारा विसिनल जेम डाइहेलाइड। अब हम बात करते हैं इसी में विसिनल डाइहेलाइड के बारे में। विसिनल डाइहेलाइड, ठीक, नेक्स्ट है हमारा ये विसिनल डाइहेलाइड। अब जिस तरीके से हमने जेम डाइहेलाइड देखा था, हमने ये देखा था कि एक ही कार्बन पे दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेम हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। सो CH2, ठीक है, सेम हो गया, इसके साथ हम क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा हमारा विसिनल डाइहेलाइड का। अब यहाँ पे क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, NaNH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, 3 NaNH2 की प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, बट ये कैसा लेंगे, हम एक्सेस में लेंगे ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, दोनों के दोनों क्लोरीन हट जाए। ठीक, तो पहली बार में क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2PH, और फिर यही चीज होगी NaNH2 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ से क्लोरीन गया था ना, 2 3 4 5, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो CPH। क्लियर है, समझ में आ गया, क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? यस, डन है इतनी चीजें, आगे बढ़ जाएं अब हम। ओके, चलो अब हम कुछ यहाँ पे ये ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। रिएक्शन विद मेटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 केमिकल रिएक्शन हमको पढ़नी थी, कौन कौन सी,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया है। अब बात करते हैं हम रिएक्शन विद मेटल के साथ, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, क्या है रिएक्शन विद मेटल? किस किस के साथ रिएक्शन कराएंगे? देखो CH3CH2Cl, हमने यहाँ पे ले लिया एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो? जिंक डस्ट के साथ करा दो, ठीक है। ये 2 मोल ले लो, इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा दो, तो पता ही क्या होगा? सोचो, बताओ बताओ। रिएक्शन विद मेटल में इसका रिएक्शन हमने जिंक डस्ट के साथ कराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनी आइडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनी आइडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो Cl है वो तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। देखो CH3 CH2 एंड CH2 CH3 और इसके बीच में ये बॉन्ड बन, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है, ऐसे समझो। ये हमने ले लिया एक, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और एक क्लोरीन चलो यहाँ पे लगा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं हम? जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो अभी क्या बताया? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। देखो अब दोनों के दोनों होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, ये भी, ये एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, एक इधर, ये एक खुद ले लेगा और एक इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा जिससे ये अटैच है, ठीक, समझ में आ रहा है? अब दोनों के दोनों क्लोरीन तो यहां से निकल गए, दोनों के दोनों क्लोरीन यहां से निकल गए, जिसकी वजह से इनके बीच में ये आ गया, ठीक। तो जिंक डस्ट के केस में क्या होता है? वो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या बन जाएगा? ये है बॉन्ड, इनके बीच में हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो ये है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों क्लोरीन हट जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्मेन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा? अल्मेन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्मेन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? सेम, यहाँ पे हमने ले लिया है आइडोबेंजीन, ठीक, यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं आइडोबेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और इसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा ठीक है। अब ये बना कैसे, ये भी देखना, ये बनेगा कैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। देखो हो क्या रहा है? आयोडीन वहां से निकल गया, है ना, यहाँ से क्या हो रहा है? कॉपर को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, कॉपर को हम क्या करें? यहाँ पे हीट करें तो कॉपर आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, मान लो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन क्या चाह रहा है? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा किसके पास? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहां पे जाके वो क्या कर देगा? अटैक कर देगा, ठीक। ये गया गया गया, दौड़ के गया, और इसने क्या किया? यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक कर दिया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, इन दोनों की शामत आ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि ये तो 5 बॉन्ड हो गया। क्या हो जाएगा? ये 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो एक बॉन्ड हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। अब
ये वाला था, ये वाला हट जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्योंकि इसने तो 4 बॉन्ड बना लिए, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। अब ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सीधा सीधा यहाँ पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, दिख गया, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये इसको वापस मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, क्लोरीन को जाना पड़ेगा, यहाँ से क्लोरीन को जाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें कि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्शन विद मेटल ये सारी चीजें कंप्लीट की हैं। इसके बाद कुछ थ्योरी वाला पोर्शन बचता है जो बिल्कुल लास्ट में दिया गया है ना, फेरोन वगैरह, डीडीटी वगैरह। ठीक है, तो उसको हम बुक से ही पढ़ लेंगे। ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग कराई है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे आप लेक्चर्स वहां पे जाके देखिए कि एनसीईआरटी को हमने किस तरीके से रीड किया है, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, सो आज की क्लास अब हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।